ठंड में हरी सब्जियों वाली रसोई। हे भगवान, ये कटहल कितना कठोर है। ऊपर से ठंडी इतनी ज्यादा है कि चाकू भी नहीं चल रहा। हे भगवान, ये ससुराल की हरी भरी रसोई तो मेरे लिए भसड़ बन गई है। अंजलि इसी तरह से खुंदक में खुद में बड़बड़ाते हुए कटहल को काटने की कोशिश कर रही थी। ये भगवान, ये कटहल तो फेविकोल की तरह हाथों में चिपक रहा है। इतनी देर से कोशिश करके मैं तो तंग हो गई हूँ। अब बस और भैया, ये चाकू या तो इस कटहल के आर होगा या पार होगा। अंजलि किलस कर कटहल को काटने की कोशिश करती, तभी उसकी उंगली कट जाती और खून बहने लगता है। हाय मम्मी, मेरी उंगली कट गई। हे भगवान, किस जन्म में आकर फंस गई हूँ। ससुराल नहीं बल्कि भीड़ बकरियों का अड्डा है ये घर। मैं तो फंस गई हूँ यहाँ। ये है भारद्वाज परिवार की गुस्सैल बहू अंजलि। मगर आखिरकार बहू इतने भड़के मिजाज में ससुराल वालों को क्यों कोस रही है? क्या है सारा माजरा? तो चलिए पेश करते हैं कहानी के पिछले भाग से। शुरुआत करते हैं भारद्वाज निवास की रसोई घर से, जहां शोभा देवी रोजाना की तरह अपनी रसोई में हरी भरी सब्जियों की छटाई कर रही हैं। हे मारा राम जी, पूरा 1 टमाटर का नुकसान हो गया। कितनी बार मना किया मैंने प्रदीप को कि सफल से सब्जियां मत लाया कर। कई दिन की बासी सब्जियों को पैकेट में पैक करके रखते हैं। कितना फर्क है घर की सब्जी, ताजी उगी सब्जी में और इन बासी सब्जी में। एक तरफ सब्जी छांटते हुए शोभा बड़बड़ कर रही थी, दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर घर के मुखिया बनवारी, जो दोनों बेटे प्रदीप, कबीर और बेटी आंचल नाश्ता आने का इंतजार कर रहे थे। लो पापा, शुरू हो गया सुबह सुबह माँ का प्रवचन। मेरा तो इसी से पेट भर गया। मैं जा रहा हूँ कॉलेज की कैंटीन से, मैं खा लूंगा। तभी प्लेट में गर्मा गर्म पराठे लिए हुए शोभा रसोड़े से बाहर आती है। कबीर, कहाँ चल दिया? गरम गरम ताजा ताजा पालक के पराठे और मेथी का साग बनाया है, खाकर जा। मुझे तो लगा ही था ये खस्ता खस्ता पराठे की खुशबू मेरी माँ की रसोई में से आ रही है। ज्यादा मस्का मत लगा, चुपचाप खा ले। और बनवारी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आज हमें प्रदीप के लिए लड़की देखने जानी है। पंडित जी ने 11 बजे का टाइम दिया है। जी जी, बस तैयार हो रहा हूँ शोभा। मगर आपके हाथों के तुलसी अश्वगंधा वाली 1 प्याली चाय मिल जाती तो फुर्ती आ जाती। हाँ हाँ, लाती हूँ। शोभा रसोई में लौटती है। रसोई के दरवाजों के पास 2 बड़े बड़े गमले लगे थे, जिसमें हरे भरे पत्ते उगे थे और अंदर स्लैब के एक हिस्से में लाल रसीले टमाटर, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना उगा था। शोभा देवी ने रसोई में ही खेती कर डाली थी, इसीलिए उनकी रसोई हरी भरी रहती थी। तीनों टाइम रसोई में हरी भरी सब्जी ही पकती थी। अब मसला ये था, क्या शोभा देवी को उनके मन मुताबिक बहू मिलेगी या फिर दोनों के मिजाज एक दूसरे से टकराएंगे? थोड़े दिनों में अंजलि नाम की लड़की से प्रदीप की शादी पक्की हो जाती है और अंजलि बहू बनकर आ जाती है। आओ आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है। दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। थके मिजाज के कारण सब आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह सुबह अंजलि पूरे घर की सफाई करती है, मगर जैसे ही रसोई में आती है तो हरी भरी रसोई देखकर हक्की बक्की रह जाती है। भैंस की आंख, ये बावर्ची खाना है या भला पालक मेथी क्या क्या उगा रखा है? मेरा तो माथा चकरा रहा है। तभी पीछे से सास शोभा गार्डन से हरा हरा साग लेके रसोई में आती है। ये लो अंजलि बहू, आज तुम अपनी पहली रसोई में बढ़िया सा सरसों का साग बना लो। साग की फरमाइश सुनकर अंजलि की शक्ल बन जाती है। वाह मम्मी जी वाह, क्या धांसू एंट्री मारी है आपने। ऊपर से सरसों के साग की फरमाइश और दे डाली। अरे बहू कहाँ खो गई? तुम्हें सरसों का साग बनाना आता तो है? जी जी आता है मम्मी जी, मगर मैंने सोचा था अपनी पहली रसोई में बढ़िया सी कढ़ाई पनीर और मलाई चाप बनाने को। नहीं बहू, हमारे घर में मसालेदार सब्जी कोई नहीं खाता। सब हरी भरी सब्जी के शौकीन हैं और मैंने ये सरसों बड़ी मेहनत से उगाए हैं। इसमें खाद पानी बीज लगे हैं। अभी नहीं बनाओगी तो मुरझा जाएगी। सास के फैसले के आगे अंजलि को घुटने टेकने पड़ते हैं और वह चिढ़कर साग चुनती है। हे भगवान, मुझे तो ये हरी भरी सब्जी बनाना राई का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल लग रहा है। घंटा भर एक एक साग छांटो काटो, ठंडे पानी में धो। पता नहीं सासू माँ ने ये हरी भरी सब्जी उगाने का जोश कहाँ से पाया है। खाद दो, पानी दो, बीज लगाओ और देखभाल करो। खैर मुझे क्या है, मैं तो इस घास फूस को नहीं खाने वाली। कुछ देर में अंजलि साग रोटी बनाकर परोस देती है। हरी वाह भाभी, साग तो बहुत स्वाद बना है। अरे जो भाभी ने घी का तड़का लगाया है उससे और दम आ गया है साग में। अरे मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। बहू इतना बढ़िया साग बनाया है। जी आप सबका तारीफ के लिए शुक्रिया।
हे भगवान, ये हरा भरा साग देखने में ही गोबर की तरह लग रहा है और मेरे ससुराल वाले कितने चाव से उंगलियां चाट कर खा रहे हैं। ससुराल वाले पेट भर कर खाते हैं मगर अंजलि भूखी रह जाती है। अगले दिन सास रसोई घर में आती है जहां सब्जियों के बेल में ताजे तोरोई करके उगे देखकर सास फूल ही नहीं समाती। अरे नहीं बहू, देखो आज मेरे रसोई के बागवानी में कितने हरे सुंदर तोरोई करेले निकले हैं, देखो देखो। हे भगवान, कहीं आज सासू माँ करेले की बलि चढ़ने को ना बोल दे। अंजलि बहू ऐसा करो, आज भरवा करेले बना लो। लग गई लंका। पर सासू माँ, मेरे हिसाब से करेले अभी तोड़ने लायक तैयार नहीं हुए हैं, इसे कल बना लेंगे। मैं आज सबके लिए मलाई चाप बना रही हूँ, मेरा खाने का बड़ा मन कर रहा है। आप एक बार मेरे हाथों की मलाई चाप खाएंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ठीक है बहू, बना लो, मगर तेल मसाला कम रखना। जी बिल्कुल माँ जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सास के रसोई में से निकलते अंजलि फटाफट फोन उठाती है और जल्दी से स्विगी से सब्जी ऑर्डर करते हुए गहरी सांस भरती है। हो गया ऑर्डर, थोड़ी देर में मेरी मस्त मसालेदार मलाई चाप आ जाएगी। इतनी ठंड में कौन सब्जी बनाने के झमेले में पड़े। जल्दी से चावल चढ़ा देती हूँ, 2 सीटी में उबल जाएगा। चटोरी होने के साथ अंजलि आलसी मिजाज की थी, जो ठंड में खाना बनाने से कतराती थी। भाभी, खाना तैयार हो गया तो जल्दी से ले आओ, बहुत देर हो गई है, सबको भूख लगी है। जी जी बस लाई। देवर जी, हे भगवान, अभी तक ये स्विगी वाला ऑर्डर लेकर नहीं आया। बेमतलब में फास्ट सर्विस लिख लेते हैं। अगर 10 मिनट के अंदर में ये ऑर्डर नहीं आया ना तो मेरा तो भेद खुल जाएगा। कुछ देर में ऑर्डर आ जाता है। बड़ी सफाई से अंजलि खिड़की के रास्ते ऑर्डर ले लेती है मगर जल्दीबाजी में करेले की बेल टूट जाती है। ओ नो, मैंने तो सासू माँ की हरी भरी रसोई का नाश मार दिया। अगर उन्होंने देख लिया तो भड़क जाएंगी। अरे बहू, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाना ले आओ। लाई लाई माँ जी। अंजलि सबको खाना परोसती है। सब लोग खाने लगते हैं मगर सास टोकती है। बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना तेल मसाले कम रखना। देखो, एक तो इतनी तड़ीदार सब्जी तेल सब्जी में तैर रहा है। हे भगवान, सासू माँ कितनी तहकीकात करती हैं, खाने भी नहीं दे रही हैं। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया। सुबह जब शोभा रसोई में लगी सब्जियों के पौधों को पानी डालने आती है तो करेले की बेल उजड़ी हुई देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे रसोई की बागवानी से गहरा लगाव था। हे भगवान, मेरे कोमल कोमल करेले को किसी ने तोड़ दिया। हाय हाय। बहू, सच सच बोल, तुमसे टूटे हैं ना ये करेले? नहीं सासू माँ, इन करेलों की कसम, मैंने तो इन्हें छुआ भी नहीं। इतनी ठंड का मौसम है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हवा के झोंके से टूट गया होगा। मैं तो कहती हूँ खिड़की को बंद कर देते हैं। नहीं बहू, ये खिड़की खुली रहने दो, पेड़ पौधों को हवा पानी धूप लगना जरूरी है। हाँ हाँ, आपकी हरी भरी रसोई के चलते किचन में खड़ी होकर मेरी जो कुल्फी जमती है, मेरा बस चले तो इस जड़ को उखाड़ दूं। कम से कम रोज रोज रसोई में चारा तो नहीं बनेगा। जहाँ एक तरफ रसोई के बाग बगीचे और आंगन के गार्डन से सास रसोई में ताजी ताजी सब्जी भरती, इसके बाद भी बहू ऑर्डर करके बाहर से सब्जी मंगवाती थी। इसलिए दोनों सास बहू के बीच में टकरार हो जाती है। बहू, मैंने रसोई के अंदर हरी भरी सब्जियां सूखने मुरझाने के लिए नहीं उगाई। तुम रोज रोज ये कढ़ाई पनीर चना मसाला ये सब मत बनाया करो, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। हरी भरी सब्जियों में फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, उसे खाना चाहिए। माँ जी, ये घास फूस मुझको नहीं खाया जाता है। आप बनाइए, उगाइए और खाइए, मुझे टोका मत कीजिए। अपनी बहू के आपत्ति जताने पर सास उसे सबक सिखाने की सोचती है और तड़के सुबह बाजार से बड़ा सा कटहल ला कर देती है। बहू लो, इस कटहल को अच्छी तरह छोटे छोटे पीस में काटकर बढ़िया सी मसाला मार के कोफ्ते बनाओ, मेरा खाने का बड़ा मन है। हे भगवान, मुझे तो कटहल काटना भी नहीं आता। आज तो तू गई अंजलि, खाना बनाना सीख लेती तो अच्छा होता। अंजलि कटहल को काटने लगती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। शोर शराबे की आवाज से सास ननद रसोई में आती है। सास चुटकी लेते हुए बोलती है, अरे बहू देख कितना हाथ काट लिया। तुम तो होटल जैसी बढ़िया सब्जी बनाती हो, फिर कैसे काट लिया? सास के तंज कसने के बाद अंजलि को समझ आ जाता है कि उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ज्यादा अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता और ना ही हरी सब्जी भाती है। मुझे पता है, इसलिए तुम सब्जी ऑर्डर करती थी। मैंने तो पहले दिन स्वाद से ही भांप लिया था। इतना चटोरापन अच्छा नहीं होता। आजकल हर चीज में मिलावट है, इसीलिए मैं घर में ताजी हरी भरी सब्जी उगाती हूँ ताकि हम स्वस्थ रहें। आखिर में अंजलि को सास की बात समझ आती है। अब धीरे धीरे वह ससुराल की हरी भरी रसोई में रोजाना ताजी सब्जियों का तड़का लगाती है।
हे भगवान, इतनी ज्यादा रात हो गई है लेकिन इस नामुराद लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं है। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। जमाना इतना खराब है, जाने ये लड़की कहाँ होगी। अपनी माँ देवकी को चिंता में डूबे हुए देखकर गहना उसे संभालती है। माँ, आप ज्यादा घबरा रही हो, तारा आती होगी। हे भगवान, माँ तो रोई जा रही हैं। कहाँ हो तुम तारा? प्यारे प्यारे लम्हे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें बातें, सपनों के दिन है सपनों की रातें। Where's the party tonight? Where's the party tonight? तारा, यू गेटिंग लेट। तुम्हारे मम्मी पापा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जस्ट चिल युवराज, मेरे मम्मी पापा बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, सो यू जस्ट रिलैक्स, कम ऑन लेट्स डांस। काश कि मैं युवराज को बता पाती कि मैं एक गरीब चौल झोपड़पट्टी में से आती हूँ, जबकि ये कितना हाई फाई शीश महल से आता है। इसे पटाने में बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। अपनी सच्चाई बताकर किए कराए पर पानी नहीं फेरूंगी। लेट नाइट क्लब पार्टी करने के बाद तारा अपने घर पहुंचती है। टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर उसके गरीब माता पिता देवकी और जनक उसके इंतजार में बैठे थे। तारा, ये कोई वक्त है लड़की जात का घर लौटने का? हाँ, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? हे भगवान, आज तो वाट लगने वाली है तारा, सोच कुछ सोच। वो पिताजी, मैं कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठी थी, वहीं वक्त का पता नहीं चला, देरी हो गई। तभी तारा के मुंह से शैंपियन का भपका उठने पर गुस्से में देवकी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, मैंने तुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं तेरी झूठ पर झूठ बोलने की आदत से तंग आ चुकी हूँ। अरे जरा भी शर्म लिहाज नहीं तुझ में। तेरे बूढ़े बाप इतनी कड़ाके की ठंड में रोड पर रिक्शा चलाते हैं और मैं मजबूर होकर कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, तब जाकर इस घर का चूल्हा चलता है, और तू हमारी खून पसीने की कमाई ऐसे उड़ाती है। अब बस बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब तेरी शादी होगी और तू अपने ससुराल जाएगी। देवकी और जनक की दो बेटी थी, बड़ी बेटी तारा और छोटी बेटी गहना, लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा ही अंतर था। तारा ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी, जबकि गहना परिस्थितियों को स्वीकारने वाली, सीधी साफ दिल वाली थी। थोड़े दिन में जनक दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन तारा साफ इनकार कर देती है। बिल्कुल भी नहीं पिताजी, मैं इस 2 कौड़ी के गरीब लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। सारी जिंदगी आपने और माँ ने गरीबी के सिवा मुझे दिया ही क्या है? मेरी जरूरत 2 वक्त की रोटी नहीं, मैं महलों की बहू बनकर राज भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं युवराज से प्यार करती हूँ, वो रजवाड़े खानदान से है, उसका अपना शाही शीश महल है, मैं उसी से शादी करूंगी। होश में आ लड़की, हमारे और उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद तुझे अपने फैसले पर रोना पड़े। ये ऊंची इमारतें और महल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, असल में उसके अंदर रहने वाली बहुएं खुशहाल नहीं होती हैं। माँ प्लीज, आप बस मेरी शादी करवा दीजिए, मैं खुश रहूंगी या फिर दुखी, कभी आपसे शिकायत करने नहीं आऊंगी। जाने तो देवकी, तुम्हारी बेटी की आंखों पर दौलत शौहरत की पट्टी बन गई है। गहना बेटी, तू बता, तुझे लड़का पसंद है? क्योंकि माता पिता का धर्म कन्यादान तक होता है। बाबूजी, आप जहाँ कहेंगे मेरी शादी वहीं होगी। जुग जुग जीती रह बेटी, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, जहां अमीर बहन की विदाई के लिए उसके ससुराल से सोने चांदी की डोली आती है, जबकि गरीब बहन के ससुराल वाले एक गाड़ी भी बुक करने में असमर्थ थे, इसलिए टमटम में विदाई होती है, जिस पर अमीर बहन अहंकार से बोलती है, गहना, तुम टमटम में बैठकर अपने ससुराल जाओगी? तुम बस नाम की गहना हो, बाकी किस्मत तो तुम्हारी मिट्टी की है। खुश रहना अपने मिट्टी के सो कॉल्ड गरीब ससुराल में। मैं तो चली अपने शाही शीश महल के ससुराल में। भगवान करे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां मिले तारा दीदी। कब आएगा मेरा शाही शीश महल का ससुराल? मैं तो अपने आलीशान ससुराल को देखने के लिए बेताब हूँ। तभी कुछ दूरी से उसे शीशे का चमचमाता बहुत ही सुंदर महल दिखता है, जो कि काफी दूरी में फैला था, और काफी सारे नौकर जाकर स्वागत में खड़े फूल बिछा रहे थे, और आरती की थाली लिए सास सौदामिनी सोने में लदी खड़ी थी। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारे अपने शीश के ससुराल में स्वागत है। ये लो, इस सोने के कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। OMG, मेरा ससुराल तो किसी राजा महाराजाओं के शाही शीश महल जैसा है। ऐसा लग रहा है हीरे से तराश कर बना है। मैं तो यहाँ राज करूंगी।
अंदर जाते ही वो सुंदर झूमर को देखती है जो कि शीशे का बना था। दीवारें भी शीशे की बनी थी जिसमें अपनी शक्ल देखते हुए तारा खुश होती है। अरे वाह, इस शीशे की दीवारों में तो चारों तरफ मैं ही मैं दिखाई दे रही हूँ। वाकई मैं सुंदर तो हूँ, भला की खूबसूरत हूँ मैं। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? किसे हाँ करूँ, किसे ना करूँ, किस किस की मैं परवाह करूँ? अब तो मैं राज करूंगी। अरे नहीं, अभी तक मेरा ससुराल नहीं आया, मतलब मैं ख्वाब देख रही थी। आओ बहू रानी, तुम्हारे शीशे के ससुराल में तुम्हारा स्वागत है, अंदर आ जाओ। माँ जी, कोई फूल नहीं बरसाएगा क्या? नौकर चाकर कहाँ है? अरे बहू, युवराज ने तुम्हें बताया नहीं था क्या? हमारे शीशे के घर में नौकर चाकर नहीं है, हम खुद इस महल की देखभाल करते हैं। अब बहू होने के नाते इस शीशे के ससुराल की सुंदरता को तुम्हें भी बनाकर रखना है। हे भगवान, ये तो वही मिसाल हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतना बड़ा शीशे का ससुराल है मेरा, लेकिन एक नौकर नहीं। मेरे तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इस तरह अमीर बहन को अपने शीशे के ससुराल में हर पल धूल मिट्टी साफ करनी पड़ती। वहीं गरीब बहन को भले ही मिट्टी का ससुराल मिला था, गुजरते वक्त के साथ दोनों गर्भवती भी हो जाती है और दुख गरीब बहन के ससुराल वालों पर आ जाती है। अरे चलो चलो भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी खाली करो मेरा घर। लेकिन मकान मालिक जी, आखिर आप हमारे परिवार को खाली क्यों करवा रहे हैं, जबकि हम तो टाइम से किराया भर देते हैं। अरे किराए की बात नहीं है भाई, दरअसल मेरी ये जमीन सरकारी जमीन में पड़ गई है और सरकार मुझे इस जमीन के बदले अच्छे खासे रेट दे रही है, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ। अरे रहने दे वीर बेटा, शायद हम गरीब परिवार वालों को इस जगह पर इतने ही दिन का दाना पानी लिखा था। चलो यहाँ से चलते हैं। सब लोग भयंकर कड़ाके की ठंड के मौसम में रोड पर दर दर भटकने लगते हैं। चारों तरफ कोहरा छाया था, आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे थे। तभी चलते चलते गर्भवती बहू का पांव सूज जाता है। माँ जी, मुझसे और चला नहीं जाएगा, मेरे पैर थकने लगे हैं। तेरे लिए तो ये सर्दी का कहर भरा मौसम काल है बहू, एक तो तू पेट से है, भगवान भी बड़ा निर्दयी है, सारे दुख हम गरीबों पर ढा रहा है। माँ, पिताजी, भाभी के पैर बहुत ज्यादा सूज गए हैं। आखिर हम लोग कब तक इतनी ठंड में चलते रहेंगे? हमें कहीं तो सर छुपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। अब तो कोई चारा नहीं रह गया। थोड़ी दूरी पर हमारी पुश्तैनी जमीन है, वहीं चलते हैं, वहीं सोचेंगे आगे क्या करना है। गहना और उसका गरीब ससुराल थोड़ी दूरी पर एक दलदली जमीन के पास आकर ठहराव लेते हैं। अजी, ये दलदली जमीन का टुकड़ा भी हमारे किस काम का है? इस पर तो हम अपने लिए घर भी नहीं बना सकते। तभी गहना कुछ तोड़ लगाती है। थोड़ी दूरी पर मिट्टी के टीले दिखते हैं जो कि एक वक्त में घर हुआ करते थे। माँ जी, अगर हम कोशिश करें तो इस दलदली जमीन पर घर बसा सकते हैं। अरे बहू, ये कैसे संभव है? पता है तुझे, ये दलदली जमीन घुटनों तक धंसा हुआ है, हम इसमें नींव नहीं बना सकते। माँ जी, बना सकते हैं। माँ जी, इसमें इस सूखी मिट्टी को भरकर हम इस दलदल को समतल कर सकते हैं और फिर रह सकते हैं। चलिए मिट्टी लेके आते हैं। नहीं बहू, तू पेट से, तेरे लिए वजन उठाना बच्चे के लिए जोखिम भरा होगा। हम मिट्टी ढोते हैं, तुम बस ध्यान से मिट्टी भरना। जी माँ जी। सब लोग लगकर उस दलदले जमीन में मिट्टी भरते हैं, जिसके बाद आसपास के पेड़ों की लकड़ी से सब लोग मिलकर नींव बनाते हैं और घास फूस से छप्पर बनाकर उसी में बस जाते हैं। हे राम, अब जाकर थोड़ा सुकून आया है, वरना ठंड में सड़क पर पैदल चल चल कर हालत बदतर हो गई थी। माँ जी, पापा जी, दीजिए, मैं आप दोनों के पांव गर्म पानी से सेक देती हूँ। ठंड में चलकर आप दोनों के पांव सूज गए हैं। तभी गोमती की नजर गहना के पांव पर जाती है जो कि नीले पड़े हुए थे। बहू, पहले मुझे तेरी सेवा करने दे, देख कैसे पांव सूज गए हैं। गरीब ससुराल वालों को माफ कर देना, हमने तुझ पर इस ठंड के मौसम में बहुत सितम ढाए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, हम सब ने ही दर दर की ठोकर खाई है, मगर भगवान का शुक्र है कि इस दलदली जमीन का सहारा तो मिल गया। एक तरफ जहाँ गरीब बहन दलदले ससुराल में भी खुश थी, वहीं अमीर बहन के लिए शीशे का ससुराल एक फांसी बन गया था। सफाई करते उसे शीशे का फूलदान टूट जाता है। अरे अब क्या तोड़ डाला मेरी गरीब बहू? वो माँ जी, गलती से फूलदान गिर गया। बेड़ा कर कहो तेरा, जब से आई है महंगी महंगी शीशे की चीजें तोड़ रही है। ख्वाबों में भी ऐसा शीशे का ससुराल नहीं देखा होगा तूने। माँ जी, मैं इसे जोड़ दूंगी। पता नहीं मेरे बेटे ने तो जैसी भिखारिन को क्यों उठा लाया राज करवाने। बस कीजिए माँ जी,
बस मैं इस शीशे के ससुराल में अगर सच में राज कर रही हूँ ना, तो ये राज आपको मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। मैं नहीं करवा सकती अपनी और बेइज्जती। मैं समझ गई हूँ इस शीशे के महल में रहने वालों का दिल भी शीशे की तरह सख्त है। ये सुनकर सौदामिनी का अहंकार चूर हो जाता है। अंत में वह अपने बर्ताव को बदल लेती है।